चलो बच्चा, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। भाई साहब, हम लोग ना अपने सिलेबस का सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं, विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज AS10। ठीक है, और इसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो आप कह सकते हो भाई कि अपने सिलेबस का द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो और वन ऑफ द लेंथीएस्ट भी कह सकते हो। ठीक है, इट इज वेरी वेरी लेंदी ऑल्सो। तो पहली बात, थोड़ा सा बच्चों को बताऊंगा ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट का क्या है। थोड़ा सा पहले इस एएस का ना ओरिजिनेशन देखो, समझो इस बात को। AS10 जो है ना, ये पहले किसी जमाने में इसको कहा जाता था अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। मतलब फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाता था। तो मतलब AS10 वाज ऑलवेज अबाउट अकाउंटिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। किसी टाइम पे हम लोग वहां पर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वर्ड ही नहीं यूज करते थे। देयर वाज अ टाइम व्हेन वी यूज्ड टू यूज दिस वर्ड व्हिच इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट। दैट मींस हम लोग सिर्फ फिक्स्ड एसेट को लेकर डिस्कस करते होते थे, राइट? तो अब उन्होंने वहां पर क्या करा भैया, इन द मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम थोड़ा सा टर्म को चेंज करा, उसका नाम रख दिया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो लाइक इसमें आपके पास क्या क्या चीजें आती है। प्रॉपर्टी के अंदर जैसे आपको कहता है भैया लैंड, बिल्डिंग, ये सब आपकी प्रॉपर्टी होती है। प्लांट के अंदर जो वो चीजें कवर करता है वो कहता है भैया सारी मशीनरी। ठीक है, जितने भी आप अपने बिजनेस में बेसिकली देखो आपके फिक्स असर होते क्या, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। और जो इक्विपमेंट के अंदर जो टर्म यूज करता ना, इक्विपमेंट को वो कवर कर जाता है सारा आपका फर्नीचर या आपके जितने भी ऑफिस इक्विपमेंट है। तो ये सारी चीजें कवर की जाती है। तो पहले इस चीज को समझो कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टर्म के अंदर क्या क्या चीजें हम लोग कवर करने वाले। मतलब हम लोग सिंपल भाषा में अगर बात करें तो जिस टाइम पे हम पहले एक पुराने जमाने में किसी चीज को हम फिक्स्ड एसेट बोलते थे, वो फिक्स्ड एसेट जो है उन लोगों ने उसको कवर कर दिया है अपना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के नाम से, राइट? ये छोटा सा पॉइंट आपने याद रखना है। अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट AS10 बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि भाई AS10 का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले आपको बताना पड़ता है बच्चा, देखो इसमें क्या है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। मतलब हम लोगों ने PPE को किताबों में दिखाना कैसे है, बुक्स में इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अकाउंट्स में इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो मेन मोटिव क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है इसका बुक्स में हम लोगों ने ट्रीटमेंट कैसे करना है। पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है, ताकि जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स होते हैं ना उनको पता लग जाए भैया कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के पास इतना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। आपको मालूम है, द मोर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यू हैव, दैट मींस यू हैव मोर एसेट, and if you have more asset that means your company's financial position is strong, and if your company's financial position is strong so people will try to invest in your company, वो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, राइट? अच्छा, अब अगर सपोज कर लो हम लोग जब AS10 सीखेंगे तो AS10 में हमने यहां पर 3 बातें बार बार रिपीट करनी है। वो कौन कौन सी? सबसे पहला, हम लोग एसेट को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्नाइज करने का मतलब होता है भैया कि कैसे पता लगेगा कि ये फलाना एसेट जो है वो PPE के अंदर आता है। अब मैं आगे से टर्म यूज करूंगा PPE, या PP&E बोलते हैं या PPE बोलते हैं। तो मतलब अब मेरे को कैसे पहले पता लगेगा भैया ये पर्टिकुलर एसेट जो है मेरा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर आता है, राइट? अच्छा, दूसरी बात, हम लोग को इनके कैरिंग अमाउंट्स कैलकुलेट करने हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट्स। मतलब अच्छा, पहली बात, कैरिंग अमाउंट्स क्या होता है, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में कहते हैं बुक वैल्यू। अगर बच्चा बोलेगा सर बुक वैल्यू क्या होती है ये भी नहीं पता, अरे यार और सिंपल है। सपोज कर लो बच्चा, जो तुम्हारे पास एसेट की कॉस्ट है, कॉस्ट में से जब तुम डेप्रीसिएशन निकाल देते हो तो तुम्हारे पास जो एसेट का बाकी बैलेंस आता है उसको बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट बोलते हैं। इज दिस क्लियर? जो बाकी बैलेंस आता है बच्चा उसको हम क्या बोलते हैं, कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू। अब वो जो कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू होती है उसको हमने किताबों में कैसे दिखानी है, कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है?
एंड डेप्रीसिएशन चार्जेस एंड इंपेयरमेंट लॉसेस। सर ये क्या कहानी है, ये थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, इसके बारे में अच्छे से सुन लीजिएगा। किसी जमाने में ना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता था AS6। किसी टाइम पे भाई साहब एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता था AS6। AS6 जो है वो होता था सारा का सारा अकाउंटिंग फॉर डेप्रीसिएशन का। अब उन्होंने क्या करा, डेप्रीसिएशन को बंद कर दिया। मतलब ये वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दैट इज AS6 उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। वो कहते हैं खत्म कर दो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉर्मली किस पे लगती होती है, फिक्स्ड एसेट पे। हमने सीखा बेटा AS2 के अंदर करंट एसेट पे तो डेप्रिसिएशन लगती नहीं है, तो डेप्रिसिएशन लगती किसके ऊपर है, फिक्स्ड एसेट पे। तो बोलता है जो भी तुमने डेप्रिसिएशन लगानी वो लगानी तो फिक्स्ड एसेट पे है, तो क्यों ना AS6 को खत्म करके इसको मर्ज कर दो AS10 में। अब जब हम लोग AS10 पढ़ेंगे तो हम लोग डेप्रिसिएशन की एक स्पेशल हेडिंग पढ़ेंगे इसके अंदर। सो क्या करा भैया, उन्होंने AS6 को खत्म कर दिया और AS6 खत्म करके उसको किस में मर्ज कर दिया, AS10 में। तो सारी जो डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट है वो भी हमने सीखना है इस AS के अंदर। तो इस AS का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इस AS का बेसिक ऑब्जेक्टिव है 3 बातें बताना। इस AS का बेसिक ऑब्जेक्टिव है 3 बातें बताना। कौन कौन सी? सबसे पहली, एसेट को रिकॉग्नाइज करो, मतलब पहले पहचानो कि कौन सा एसेट आपने किताबों में शो करना है और कौन सा एसेट किताबों में शो नहीं करना। दूसरा, उनके कैरिंग अमाउंट्स कैलकुलेट कर लो। पता लग गया कि भाई ये वाला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, इसको हम लोगों ने क्या करना है भाई साहब, अपने किताबों में शो करना है। तीसरा, उसकी डेप्रिसिएशन कैसे लगानी है या उसके इंपेयरमेंट लॉसेस कैसे हमने लाइक वहां पर सारे चार्ज करने हैं किताबों में। तो ये 3 बातें इस AS का मोटिव बन चुका है। सो एवरीबडी गॉट इट बेटा, ये AS है क्या? तो इस AS में हम लोगों ने सिर्फ आपको एक ही बात बतानी है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या होता है, उसके डेप्रिसिएशन कैसे लगते हैं और उसको हम लोग किताबों में कैसे दिखाते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। हाँ जी, पहले बताइए बेटा, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर एवरीवन? किसी बच्चे को डाउट है? गुड है, वेरी गुड है, ठीक है। तो हम लोग बच्चा अब इसमें आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब AS10 एप्लीकेबल कब होता है? देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, इस पैराग्राफ में आपको यह बताया गया है कि AS10 जो है भाई साहब वो हर बार अप्लाई करेगा जब तक कोई दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको ऑब्जेक्ट ना करे या उसके साथ ऑब्स्ट्रैक्ट ना करे। मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को बच्चा, इसको समझाने के लिए ना मैं तुम्हें एक चीज समझाने लगा हूं। पहले मुझे बताओ, एक चीज होती है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या चीज होती है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होता है बेटा कोई भी टैंजिबल एसेट होता है नॉर्मली, जिसको आमतौर पे हम लोग होल्ड करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। किसके लिए? लॉन्ग टाइम के लिए। सो एनी सॉर्ट ऑफ टैंजिबल एसेट विच इज हेल्ड बाय द कंपनी फॉर द लॉन्ग टाइम, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोल देते हैं भाई साहब वो हमारे लिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। अच्छा, और आमतौर पे ये नॉन करंट नेचर का होता है। ये क्या होता है बच्चा? ये नॉन करंट नेचर का होता है, मतलब ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है। हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है? लॉन्ग टर्म के लिए। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दैट मींस टैंजिबल एसेट हेल्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज ऑफ नॉन करंट नेचर, ठीक है। अब आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर जितनी भी चीजें आएंगी वो सब AS10 के अंदर चली जाएंगी। डन हो गया, वो सारी की सारी चीजें भैया हमारी AS10 में आ जाएगी, एग्रीड है। बट एक प्रॉब्लम यह है कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो होगी बट वो AS10 में नहीं जाती। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है बच्चा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, उसको बोलते हैं बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, और वो किसका होता है? वो लीजेस का होता है। लीजेस का मतलब, सपोज कर लो बच्चा, एक बंदा है लेसर। ये बंदा कौन है? लेसर। लेसर मतलब कौन होता है बच्चा? ओनर। मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, और मैंने लेसी को, लेसी मतलब कौन हो गया बच्चा? टेनेंट। मैंने लेसी को उस प्रॉपर्टी को दे दिया किराए पर। पॉइंट को समझो, मैंने उस प्रॉपर्टी को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मैंने उस प्रॉपर्टी को भाई साहब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैंने उसको किराए पे दे दिया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, लेसी के पास उस प्रॉपर्टी का राइट टू कंट्रोल है, वो सारा कंट्रोल उसको करेगा, प्रॉपर्टी को यूज करेगा, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए जो प्रॉपर्टी है वो किताबों में एज
अपनी बुक्स में एसेट कौन दिखाएगा? लेसर दिखाएगा कि लेसी दिखाएगा? लेसर दिखाना चाहिए, राइट। बट लेसर के पास तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, लेसर के पास तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, प्रॉपर्टी तो सारी किसके पास है? लेसी के पास। यूज भी वही कर रहा है। चलो दूसरी बात, इसकी जो डेप्रीसिएशन है, चलो आप मुझे बताओ, इसकी जो डेप्रीसिएशन है प्रॉपर्टी की, वो कौन चार्ज करेगा? अब तुम बोलोगे लेसर करेगा। बेटा यहीं पे पंगा पड़ता है, यहीं पर आता है AS19। AS19 जो है आपको यहीं पे पंगा डालता है। तो मेरा कहने का मतलब नॉर्मली हर सर्कमस्टांसेस में AS10 लगता है। आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, ठीक है, आप ओनर हो, आप डेप्रिसिएशन लगाओ, तो हर सर्कमस्टांसेस में क्या लगता है बेटा? AS10। बट अगर तुम सपोज कर लो प्रॉपर्टी को तो लीज पे, अच्छा अब बच्चा बोलेगा सर लीज पे देना और किराए पे देना एक ही बात होती? नहीं, किराया आमतौर पे शॉर्ट स्पैन होता है। सपोज कर लो मैंने अपनी कोई बिल्डिंग्स को किराए पे दी, मैंने कहा दीदी 11 महीने के बाद एग्रीमेंट रिन्यू हो जाएगा। नॉर्मल जो रेंट एक्ट है ना वो कहता है आफ्टर एवरी 11 मंथ्स एग्रीमेंट को रिन्यू करो। तो एक साल के अंदर अंदर एग्रीमेंट रिन्यू होता है उसके अंदर, तो रेंट नहीं है वो, लीज क्यों आती है? मैंने 25 साल के लिए इसको लीज पे दे दी। तो एक हिसाब से अगर आप देखोगे तो प्रॉपर्टी का सारा राइट टू कंट्रोल तो लेसी के पास आ गया। तो AS19 में हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि भैया AS19 यहां पे लगेगा। AS19 एक्सेप्शनल केस में चला जाता है कि भैया प्रॉपर्टी को यूज ये कर रहा है, 25 साल मान लो उसको लीज पे दे दिया, तो लीज पे रखेगा तो वही, आपको तो खाली हर महीने का किराया आ रहा है, या हर महीने का सपोज या साल का आपको कोई पर्टिकुलर एक रेंट आना है। तो उस केस में याद रखना जो आपको पैसा आता है वो आपको लेसर बीइंग लेसर आपको वो पैसा आ रहा है, मैं एग्री करता हूं बेटा, बट अल्टीमेटली आप एक बात सोचो, प्रॉपर्टी का राइट टू कंट्रोल तो सारा लेसी के पास है। लेसी के पास सिर्फ एक अधिकार नहीं होता, वो प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, बाकी वो सब कुछ कर सकता है प्रॉपर्टी के साथ। यार 25 साल किसी को प्रॉपर्टी, तो 25 साल किसने देखे? अब मेरी बात समझ रहे हो? 25 साल चलो 10 साल दे दी, 10 साल भी बहुत लॉन्ग पीरियड है। तो आमतौर पे बच्चा यहां पर यही चीज आपको सिखाने की कोशिश है कि नॉर्मली हमारा AS10 लगता है, हर जगह AS10 लगता है, बट कई बार कुछ सर्कमस्टांसेस में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होने के बावजूद वो AS10 नहीं लग सकता। तो उस जगह पे AS10 नहीं लग सकता, तो वहां पे क्या लगेगा? AS19 लगना शुरू हो जाएगा। सो AS19 कहता है कि कल को सपोज कर लो तुम्हारी कोई भी लीज्ड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, तो उसको हम लोग वैल्यू करेंगे कि तुमने कितना रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर करा है। अब अगर सपोज कर लो मैंने आपको प्रॉपर्टी दे दी लीज पे, मान लो मैंने बेटा आरुषि को बोला, मैंने कहा दीदी जा प्रॉपर्टी तेरी 25 साल के लिए, सब कुछ उसका, प्रॉपर्टी का कोई रिस्क रिवॉर्ड कुछ भी, कल को प्रॉपर्टी के ऊपर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दे वो भी उसकी। अब बताओ उसको मैं डेप्रीशिएट मैं कर सकता हूं ना? तो एक हिसाब से इनडायरेक्ट ओनर तो वही बन गई। तो इस केस में बोलता है ये जो सारा का सारा डेप्रीसिएशन होगा या जो भी सारा होगा वो अल्टीमेटली आपका, याद रखना, वो सारा का सारा चार्जेबल हो जाता है एज पर AS19। अब मेरा कहने का मतलब ये होता है कि जहां पर AS10 लगना है वहां तो लगना ही है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में जैसे लीज का एग्जांपल दे दिया, वहां लगता है AS19। तो फिर अगर वो AS19 में चला गया तो वहां पर AS10 इज नॉट एप्लीकेबल। डिड यू अंडरस्टूड द लाइन बेटा? ठीक है। सो अब मैं आपको यह चीज समझाने जा रहा हूं बेटा, इस चीज को दिमाग में रखना कि क्या तुम्हारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और क्या तुम्हारा नहीं है। सो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक बार शॉर्ट फॉर्म में दोबारा से बोलता हूं, तुम्हारा कोई भी टैंजिबल एसेट जिसको तुम लॉन्ग पीरियड के लिए खुद होल्ड करते हो। अगर तुम उसको किसी को किराए पे देते हो तब भी तुम्हारा ही है, किराया रेंट तब भी तुम्हारा ही है। बट अगर तुम उसको किसी को लीज पे देते हो तो वहां पर शफलिंग हो जाती है भैया, AS19 एप्लीकेबल हो जाता है, और AS19 जहां पे एप्लीकेबल होगा वहां पर फिर AS10 नहीं लगता। तो यही बात हम लोग को समझनी है। वो क्या कहने की कोशिश करता है, बोलता है फॉर एग्जांपल AS19 और लीज इज रिक्वायर्ड टू एंटरप्राइज टू इवैल्यूएट इट्स रिकॉग्निशन ऑफ आइटम ऑफ लीज्ड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। सो कितना रिस्क एंड रिवॉर्ड हमने ट्रांसफर करा है उसके बेस पे लगता है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी के मैक्सिमम राइट्स ट्रांसफर कर देते हैं।
कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि भैया प्रॉपर्टी के मैक्सिमम राइट्स हमने ट्रांसफर कर दिए हैं, तो अगर आपने प्रॉपर्टी के भाई साहब मैक्सिमम राइट्स ट्रांसफर कर दिए तो उस केस में आपका क्या लगेगा, वो AS 19 में चला जाएगा और वो तुम्हारा लीज अकाउंटिंग के फॉर्म में जाएगा। इज दिस क्लियर बच्चा? हाँ जी, इसको पढ़ते हैं। However, it may be noted that in such cases, other aspects of accounting treatment for these assets, including depreciation, are prescribed by standard AS 10। मतलब अब डेप्रिसिएशन कैसे लगनी है, उन बेशक लीज्ड एसेट है पर डेप्रिसिएशन कैसे लगेगी, जो रूल्स AS 10 में है वैसी लगेगी, ये कहने की कोशिश है। तो मतलब जो डेप्रिसिएशन हमने लगानी, बेशक देखो तुम्हारे पास एसेट हमने दे दिया, एग्रीड है, मान लो चलो डेप्रिसिएशन जी हम लोग वहां पर लेसी को लगा लेते, एग्रीड हो गया, ठीक है, क्योंकि लेसी इज द यूजर, बट डेप्रिसिएशन लगेगी कैसे, मेथड जो है वो AS 10 में सपोज दो है, SLM WDV, तो वो उसी के बेस पे लगेगी। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी सेम एज AS 10। तो वो कौन बताएगा, वो AS 10 बताएगा। इज दिस क्लियर? मैं सारे बच्चों से पूरी पूछूंगा भैया यहां तक सारी कहानी क्लियर है? ठीक है जी, आगे आ जाओ। अब इसमें एक टर्म आती है बहुत ही शानदार बच्चा, एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल एसिड। देखो तुम लोगों को ना ये टर्म्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम लोगों को जब तक ये नहीं पता लगेगा कि बायोलॉजिकल एसिड क्या होता है, तुम कभी कुछ नहीं कर सकोगे। तो बायोलॉजिकल एसिड क्या है, देखो बायोलॉजिकल एसिड मतलब हो गया कोई भी लिविंग एनिमल या प्लांट, कोई भी लिविंग एनिमल या प्लांट, ठीक है। सपोज कर लो बेटा ये क्यूट सा तुम्हारा टाइगर है तुम्हारे पास, तुम पालतू है तुम्हारे लिए, ठीक है, ये कौन है बच्चा तुम्हारे लिए, बायोलॉजिकल एसिड। मतलब जो बायोलॉजिकली ग्रो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल एसिड। अब भाई साहब ये बच्चे भी जो होते हैं जानवरों के, आपको पता है उसको बायोलॉजिकली पैदा होते हैं, गमले में तो उगते नहीं है, राइट, ये बात दिमाग में रखना है। अब सर आप ये पॉइंट क्यों बता रहे हो, मैं भी बताऊंगा आपको, पहले समझो बायोलॉजिकल एसिड क्या है। बायोलॉजिकल एसिड कोई भी लिविंग एनिमल और प्लांट, फिर एक टर्म होती है व्हाट इज एग्रीकल्चर एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप वहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जमीन से हार्वेस्ट करके निकालते हो, ठीक है। सो याद रखना, मैनेजमेंट बाय एन एंटरप्राइज ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसिड फॉर सेल और कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड। सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें बेटा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कौन सी होती है, ये जो किसान वहां पर काम कर रहा है भाई साहब, तो जो किसान वहां पर उगाएगा, जो उगा के वो अल्टीमेटली जितना भी क्रॉप को बेचेगा, वो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तुम लोग इनकम टैक्स पढ़ते हो, तुम एक टर्म पढ़ते हो, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस, सुनते हो ना तुम लोग बेटा, सेक्शन 10 के अंदर आती है। तो भाई साहब अब वहां प्रॉब्लम ये आती है कि एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्टेड फॉर टैक्सेस, किसके लिए, फार्मर के लिए, मिडलमैन के लिए नहीं होती वो। अगर तुम लोग पढ़ोगे तो वही कहानी AS 10 बोलता है, AS 10 कहता है भैया एग्रीकल्चर एक्टिविटी किसके लिए, इसके लिए जो फार्मर काम कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। सो यहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी किसके लिए भैया, अगर सपोज कर लो फार्मर वहां पर कोई भी चीज को ग्रो करता है और वो ग्रो करके जमीन से उगा के उसको बेचता है, उस एक्टिविटी को हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी कहते हैं। तभी तुम इस भाषा का प्रयोग समझोगे कि भैया हम लोगों ने कोई भी हार्वेस्टिंग करके, ठीक है, मतलब खेती बाड़ी करके हमने कोई बायोलॉजिकल एसेट बनाया, जैसे मान लो आपने हार्वेस्टिंग करके प्लांट उगाया और उगाकर उसको बेचा और उसको एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाया, उसको बेचा, वो अल्टीमेटली कौन सी एक्टिविटी हो जाती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है भैया, जो तुम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी से सामान उगाते हो उसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो जो तुम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी से सामान निकालोगे उसको क्या बोला जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडा बेटा, याद रखना। तो बच्चा ये जो तीन टर्म्स एक बार दोबारा बोलूंगा, बायोलॉजिकल एसिड क्या होता है भैया, कोई भी लिविंग एनिमल या प्लांट, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी जब हम लोग खुद हार्वेस्टिंग करके जमीन से बायोलॉजिकली कोई भी वहां पर उगाते हैं प्लांट वगैरह, उसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। और उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो हमारा क्रॉप तैयार होता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कहते हैं AS 10 इज नॉट एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल एसेट और एनी सॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अर्थात हम लोग का सिंपल सा फंडा है। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, यहां पर रिलेशन आता है टैक्स का और इसका। इनकम टैक्स क्या बोलता है, किसानों को टैक्स माफ कर दो। AS 10 क्या बोलता है, इनके लिए ये एसेट ही मत मानो।
बात समझ में आ गई? अभी देखो भैया, कहना नहीं चाहिए, थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बड़ी फैसिलिटी है किसानों को, फिर भी रास्ते जाम करके बैठे रहते, राइट? तो भाई साहब अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, वरना मेरा सेंटर के बाहर जाम लग जाएगा, कुछ भी बोलूंगा तो नो कमेंट्स। तो भाई साहब याद रखिएगा, अब यहां पर कहानी क्या है, सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो क्या AS10 बायोलॉजिकल एसेट है? बायोलॉजिकल एसिड AS10 में कवर होता है? नहीं, अ बिग क्रॉस। सो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एक किसान, मान लो बेटा कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगाता है, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगाता है, मान लो तुम अपने घर में जानवर पैदा करते हो, मतलब ऑब्वियसली कि तुम्हारा कैटल फार्मिंग है अपने घर में, मतलब ये थोड़ी कि तुम खुद ही लगे हो भाई साहब। तो याद रखना, अगर तुम्हारे घर में कैटल फार्मिंग है, ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखिएगा, ये सब चीजें भैया तुम्हारे लिए क्या है, बायोलॉजिकल एसिड। और इस केस में ये चीजें तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में कवर। इज दिस क्लियर? अभी इसमें और मजा आने वाला है, सुनो। बट इसमें भी एक कहानी है, इसमें भी एक कहानी है जो सुनना तुमने मेरी जबानी है, अगर अच्छे से सुने तो ठीक, नहीं तो याद आएगी तुम्हारी नानी है। बेटा समझ में आई बात? ठीक है, तो भैया ये पोएम बन गई तुक्के में। अच्छा अभी सुनो, तो भाई साहब अब अपने को अच्छे से समझना है कि कहानी क्या है। एक कॉन्सेप्ट आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भाई साहब, बेरर प्लांट। अब सर बेरर प्लांट क्या चीज होती है, पॉइंट को समझो। बेरर प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। वो 12 महीने से ज्यादा आप उसकी देखभाल करते हो, आमतौर पे उसको रखते हो अपने पास, और उसको अपने पास रखते हो, और उसके बाद उसमें से आप सामान निकालते हो। और याद रखना, आप उसको वहां पर बेचोगे नहीं, उस प्लांट को नहीं बेचोगे, उस प्लांट के प्रोड्यूस को बेचोगे। सर ये लैंग्वेज नहीं समझ में आई, मैं समझाता हूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो बेटा एक बंदा है, ये कौन सा पेड़ है, आम का पेड़ है। कौन सा ट्री है बच्चा? मैंगो ट्री। ठीक है, अब अगर सपोज कर लो बच्चा, मेरा मन अब खत्म हो गया, मैंने कहा नहीं पढ़ाना अब बच्चों को, बस बहुत पढ़ा लिया जिंदगी में, चले एक काम करते हैं, फार्मिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैंने क्या करा बेटा, मैंने ICM का बेटा आई कैन मैंगो कर दिया, आई कैन मोटिवेट से मतलब चेंज कर लिया फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने कहा चल यार भैया बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई, थोड़ा जीवन में आराम करना जरूरी, मैंने फार्मिंग शुरू कर दी। अब मैंने फार्मिंग कैसे शुरू करी, मैंने बेटा एक जमीन खरीद ली। ठीक है, मैंने जमीन खरीद ली भैया, मैंने क्या करा भैया, वहां पर उठाया और अपने वहां पर पेड़ लगाने शुरू कर दिए। अब मुझे बताओ, ये जो पेड़ होता है बेटा, ये रातों रात उग जाता है? आज लगाया तो कल उग गया? नहीं ना भाई, याद रखना। तो भैया अब इस केस में इसको टाइम लगता है, इसकी देखभाल करनी पड़ती है। अब मुझे बताइए, इसका जो देखभाल का पीरियड होता है वो आमतौर पे 12 महीने से ज्यादा होता है, मानते हो इस बात को? ठीक है, फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा यार वाह क्या पेड़ आया है, कलर क्या कलरफुल आम निकले हैं, चले एक काम करते हैं, आम बेचना शुरू कर देते हैं। अब मैंने क्या करा भैया, पेड़ तो लगा लिया, अब पेड़ से आम निकल रहे हैं, आम को पका के मैंने क्या करा, चलो बेचना शुरू कर दिया। फिर मैं रेडी लेके निकल रहा, आम ले लो भैया, क्या पढ़ाना बंद करके सबसे अच्छा काम है भैया, रेडी लेके निकल के सुबह सुबह, और शाम तक कमाई करके घर वापस आ गए। समझ रहे हो? अब मैंने क्या करा बेटा, मैं उसका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, मेरी बात समझो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, मैं उसको बेच रहा हूं। तो ये जो मेरा प्लांट होगा इसको मैं क्या बोलूंगा, बेरर प्लांट। अब AS10 कहता भैया ये तो तेरे लिए फिक्स्ड एसेट हो गया, अब तू तो लगातार यही काम करी जाएगा, हर साल तू इसमें से आम निकालेगा, बेची जाएगा। जब तक मैं ये आम का पेड़ जमीन से लगा है, मैं इसको काट नहीं देता, तब तक तो भैया मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है। तो यहीं पे पॉइंट आता है बेरर प्लांट का। कहते हैं बेरर प्लांट AS10 में आता है क्योंकि AS10 बेरर प्लांट को कवर करता है। कहता है भैया AS10 कहता है कि अगर तूने वहां पर आम के पेड़ को उगाया और आम के पेड़ को उगाकर तू उसको लगातार वहां पर बेच रहा है, तो तू तो भैया उसके प्रोड्यूस को बेच रहा है। देखो अब दो चीजें होती हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी और बेरर प्लांट में फर्क क्या होता है। सपोज कर लो भैया मैंने यहां पर कोई क्रॉप उगाया,
जैसे होता ना, हमने खेती बाड़ी करी, क्रॉप उगा दिया, जैसे मान लो तुमने एक शुगर केन गन्ना उगा लिया, मान लो भैया मैंने गन्ने उगा लिए। अब जब गन्ना होता है बेटा, तो गन्ना पेड़ से थोड़ी निकलता है, गन्ना जमीन से निकलता है, और मैं गन्ने को जड़ से निकाल के बेचता हूं। मेरी बात समझ रहे हो? क्रॉप को काट दिया, तो जब मैंने वो पूरे क्रॉप को काट के बेचा, तो वो मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो मेरा एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, वो मेरा AS10 में कवर नहीं होगा। आई यू अंडरस्टैंडिंग? वो मेरा बेरर प्लांट नहीं है, वो मेरा AS10 में कवर नहीं होगा। बट अगर सपोज कर लो मैंने यहां पर जो मैंगो ट्री है, मैंने मैंगो ट्री थोड़ी काटना है, मैंगो ट्री में जो फल निकला है, मैं उस फल को काट काट के, मतलब तोड़ तोड़ के बेचूंगा। बट मैंगो ट्री तो अपनी जगह पे इंटैक्ट है। तो ये तो कई साल, मैंगो ट्री बेटा 25-50 साल लगा लेता है। तो भैया जब तक मैं उस मैंगो ट्री को लगा के रखा हूं, तब तक भैया वो मेरे लिए क्या है? AS10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। समझ में आ रहा है? वो जो वर्ड है ना प्लांट, प्लांट के अंदर काफी चीजें आ जाती हैं। आई यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? सो बच्चा, पहली बात, बच्चों को ना ये बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन होती है, कहते सर आपने एक तरफ बोल दिया कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो आना नहीं, फिर आप कह रहे हो बेरर प्लांट आना है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो बेटा हमारे हिमाचल वाले भैया हैं यहां पर, ठीक है। अब हिमाचल वाले भैया ने क्या करा, एक पेड़ लगाया और उसमें सेब उगाने शुरू कर दिए। ये लो भैया, अब वो क्या कर रहे हैं भैया, हिमाचल की गलियों में निकल पड़े, सेब ले लो, रेडी लेकर निकल पड़े भैया। ठीक है, इमेजिन करो भैया CA करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, सेब बेच रहे हैं। अच्छा, हाँ CA सेब वाला, एग्जैक्टली। तो भैया जैसे एक MBA चाय वाला भी था, मैंने सुना था कुछ, चलो कोई बात नहीं, CA सेब वाला। सो भैया यहां पर अगर आप अल्टीमेटली चेक करोगे, सोचो वो जो सेब बेच रहा है वो उसके अल्टीमेटली क्या है, बेरर प्लांट। तो क्या वो जो प्लांट होगा वो उसके AS10 में कवर होगा? हाँ जी कवर होगा। अब प्रॉब्लम ये भैया, कल को सपोज कर लो, याद रखो, उसने देख लिया यार अब ना आम या सेब आने बंद हो गए प्लांट से, अब मैं एक काम करता हूं, मैंने इसको काट के इसकी लकड़ी को बोलते लंबर, तना, तना होता ना, तना इसको हिंदी में कहते तना, अंग्रेजी में बोलते भैया लंबर। ठीक है, तो याद रखो मैं इसके तने को बेच देता हूं, इसके लकड़ी को बेच देता हूं। सोचो इंसान कितना कमीना होता है, सारी जिंदगी जिस पेड़ ने तुझे फल दिया, आज तुझे उसे काट कर उसकी लकड़ी तक बेच देता है। इंसान ऐसे करता है? तो भैया याद रखो वो लकड़ी बेच दी। अच्छा, जब मैंने वो लकड़ी बेच दी, वो मैंने सारा पेड़ ही काट के बेच दिया, तो क्या वो मेरे लिए बेरर प्लांट रहा? नहीं। तो फिर वो मेरे लिए बेरर प्लांट नहीं रहेगा, और फिर जैसे ही मैं पेड़ को काट दूंगा तो मेरे लिए वो AS10 की एप्लीकेबिलिटी से बाहर हो जाता है। मतलब द मोमेंट आई कट डाउन द ट्री, दैट ट्री इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब इसको पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, यूज्ड इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको बनाने में और उसको बना के बेचने में काम आता है। मैंगो हो गया, एग्जाम्पल ले लो बेटा, मैंगो तुम्हारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड टू बेयर प्रोड्यूस फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ऑब्वियसली। अब जैसे मैंगो ट्री है भैया, तुम लोग एक साल में थोड़ी बेच देते हो, एक साल में थोड़ी काट देते हो उसको। हैज अ रिमोट लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब तुम उसको काट के नहीं बेचोगे। रिमोट लाइक्लीहुड मतलब यू विल नॉट कट द ट्री। हाँ, हो सकता है जब उसकी ट्री की लाइफ खत्म हो तो तुम उसको लास्ट में क्या करते हो भैया, उसको स्क्रैप सेल के तौर पे बेच देते हो। बच्चों इज दिस क्लियर? ठीक है, सो इस केस में हम लोग कहते हैं भाई, बेरर प्लांट्स इंक्लूड्स मैंगो ट्रीज, एप्पल ट्री एक्सेट्रा, विच इज एक्सपेक्टेड टू बेयर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ्स एंड देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, दैट इज मैंगो एप्पल वुड बी सोल्ड इन द मार्केट। सो बेरर प्लांट बेटा कौन सा एग्जाम्पल हो गया भैया, बेरर प्लांट हो गया ऐसे मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, ये सब हमारे बेरर प्लांट होते हैं, और इसको हम लोग 12 महीने से ज्यादा अपने पास रखते हैं और हम इसको वहां पर अल्टीमेटली मार्केट में सेल करते हैं। अच्छा, क्या AS10 एप्लीकेबल है बेरर प्लांट के लिए? यस। देखो, दिस इज एन एक्सेप्शन टू द बायोलॉजिकल एसिड। मैं मानता हूं कि ये बायोलॉजिकल एसिड है, क्योंकि बायोलॉजिकल एसिड इज एनी सॉर्ट ऑफ थिंग विच यू आर ग्रोइंग फ्रॉम द ग्राउंड, हार्वेस्टिंग करके। सो इवन द बेरर प्लांट इज ग्रोन फ्रॉम द ग्राउंड, आई एग्री विद दैट, वो हार्वेस्टिंग करके आप ग्रो करते हो, मैं आपकी बात से सहमत हूं। बट क्या यहां पर बेरर प्लांट AS10 में एप्लीकेबल होगा? यस।
जो नॉर्मल बायोलॉजिकल एसिड होता है वो AS10 के प्रीव्यू से बाहर आता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो नॉर्मल बायोलॉजिकल एसिड AS10 में नहीं आता, बट बेरर प्लांट इज एन एक्सेप्शन जो अपने पास आता है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है जी, आगे सुनो। कौन से प्लांट्स बेरर प्लांट्स होते हैं और कौन से प्लांट्स बेरर प्लांट्स नहीं होते, पहले अपने को यह समझना है। ठीक है, सो व्हाट प्लांट्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर बेरर प्लांट्स, अपने को यह समझना भैया। देखो, द फॉलोइंग आर नॉट बेरर प्लांट्स, इसको समझते जाना है। देखो, आज तुम लोग को मजा कहां पर आने वाला, मैं तुम्हें बता देता हूं। मजा आएगा कि जब हम इसको नोट करेंगे, तभी मैंने कल कहा था आज की अकाउंट्स क्लास थोड़ी सी एक्सटेंसिव होने वाली है। क्यों? क्योंकि भाई साहब देखो, इसमें क्या है, तुम्हें एक चीज बताता हूं बड़ी अच्छी सी। समझाना और समझना बहुत है आसान। ठीक है, समझाना और समझना बहुत है आसान, लिखना है बड़ा काम। थोड़ा थोड़ा बना, ऑलमोस्ट डन। ठीक है जी, तो लिखना है बेटा काफी बड़ा काम, नहीं करना हमने आराम, नहीं करना हमने आराम। चले चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दे, ढक्कन के नाम। चलो, कुछ भी नहीं, ये नहीं बना, लास्ट वाला नहीं बना। हाँ कोई बात नहीं, बाकी तो बन ही गया। चलो ढकनो। अच्छा चलो, बकवास तो बेटा चलती रहेगी, करनी भी पड़ेगी बिकॉज इतनी लंबी क्लास। मैं आपको थोड़ा बता देता हूं बेटा, आज का हमारा AS10 2 सेशन में जाएगा, तो मैं पहले से बता देता हूं। मैं पहले कराऊंगा, फिर ब्रेक दूंगा, फिर AS10 दोबारा कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, आज हम लोग AS10 के लिए CMA का त्याग कर देंगे, राइट? क्योंकि उसके बाद तुम लोग बचोगे ही नहीं CMA करने लायक। ओके, और पता नहीं दूसरी क्लासेस का भी त्याग करना पड़ सकता है। ओके, सो भैया, हाँ जी पूछे पहले, अगला क्वेश्चन आने से पहले। अच्छा जी, आ गया। और एक ट्रैक्टर, हाँ जी, तो उसमें से ट्रैक्टर पीपी आएगा और ये बुल नहीं आएगा। देखो बेटा, अब यहां पर इनका एक सवाल उठा है। कहते हैं सर सपोज कर लो ये प्यारा सा एक, सपोज कर लो बेटा गाय भैंस या बुल या कुछ भी है, ठीक है, या सांड है फॉर एग्जाम्पल। इनको इन लोग खेती बाड़ी में यूज करते हैं, राइट? ट्रैक्टर, देखो ट्रैक्टर तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का पार्ट है, बायोलॉजिकल एसिड है ही नहीं वो, क्योंकि ट्रैक्टर पैदा नहीं किया जाता, बनाया जाता है, राइट? अच्छा, अब अगर सपोज कर लो भैया, अगर हम बात करें ये गाय या भैंस, अब आपसे मेरा सवाल, चलो मैं आप लोग से पूछता हूं, उसने सवाल करा, मैं आपसे रिवर्स पूछता हूं। आप बताओ, ये गाय या भैंस जो किसान यूज करता है, क्या ये बायोलॉजिकल एसिड है? क्या इसके लिए ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कैटेगरी में आएगा? क्यों नहीं? डेफिनेटली बायोलॉजिकल एसिड है। ढकनो बेटा, बायोलॉजिकल एसिड है, और ये AS10 के प्रीव्यू में कवर नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी चीज बायोलॉजिकल एसिड हो गई तो वो AS10 में नहीं आती है, राइट? क्योंकि आप मुझे बताइए, ये किसान क्या इसको खुद बनाता है? नहीं। ये क्या खुद उसकी प्रोडक्शन होती है? नहीं। ये बाय चांस बायोलॉजिकली प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद वहां पर इसको वहां पर यूज किया जाता है फॉर फार्मिंग। और वैसे भी बेटा आजकल की जनरेशन में अगर हम करंट बात करें, तो आजकल कौन सा किसान भी मेरे ख्याल से गाय भैंस से अपनी खेतीबाड़ी करता होगा? आजकल एवरीबडी हैज इक्विपमेंट्स, राइट? सो मेरे ख्याल से कोई बहुत ही रिमोट एरिया होगा इंडिया का जहां पर अभी खेतीबाड़ी गाय भैंस से होती है। वो पुरानी हिंदी पिक्चर में दिखाते थे खाली। अभी क्लियर है? ठीक है, अच्छा चलो, अब हम लोग आते हैं बच्चा यहां पर सबसे पहले प्लांट्स कल्टीवेटेड। अच्छा, कौन सी चीजें बेरर प्लांट्स नहीं होती? एक चीज याद रखना, जो चीज बेरर प्लांट्स नहीं होगी वो फिर आपके लिए पीपीई में नहीं आएगी, ठीक है? प्लांट्स कल्टीवेटेड टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज ग्रोन फॉर यूज एज लंबर। सर ये क्या चीज होती है? एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। मैं तुम्हें एक काम करता हूं, तो मैंने फोटो के साथ दिखाता हूं, रुको। ये देखो बेटा, तुम्हें पता है टीक की ट्रीज होती हैं, ये बेस्ट एग्जांपल भैया, टीक की ट्रीज होती हैं। अच्छा, अब ये जो मैं तुम्हें कल भी शायद इसके बारे में बता रहा था, जो टीक की ट्रीज होती है ना भाई,
इनको ग्रो किस लिए किया जाता है? इनको ग्रो करते हैं, ग्रो करके थोड़ा सा ग्रो करके इसको बाद में काट दिया जाता है ताकि इसका लकड़ी का पार्ट यूज कर सके। तुम लोग को समझ में आ रहा है बेटा? तुम टीक की ट्रीज दे सकते हो बेटा, नॉर्मली ऐसी होती है। इनको ग्रो करने का मोटिव क्या होता है? इनको ग्रो करना बिकॉज इसको हम लोगों ने, इसका जो बैम्बू होता है, इसका जो तना होता है, लंबर जिसको बोलते हैं, हमने इसको यूज करना है। अब बेशक मैं इसको मान लो 2 साल लगा रहता हूं ग्रो करने के लिए, या 3 साल लगा लेता हूं ग्रो करने के लिए, तो क्या ये मेरे लिए बेरर प्लांट है? नहीं, क्योंकि मैं इसमें से कोई प्रोड्यूस नहीं बेचूंगा। इसमें कौन से फल लगने हैं? मैं इसमें से क्या निकाल के बेच दूंगा बेटा? मैं इसका तना काट के बेच दूंगा, इसको बेस से काट दूंगा। तो क्या ये मेरे लिए एक हिसाब से बेरर प्लांट की कैटेगरी में आएगा? नहीं। तो ये मेरा बायोलॉजिकल एसेट ही है। बेशक इसको मैं अपने पास 12 महीने से ज्यादा रखता हूं, मेरी बात को समझना, बेशक मैं इसको अपने पास 12 महीने से ज्यादा रखता हूं, तब भी ये मेरे लिए बायोलॉजिकल एसेट है। इज दिस क्लियर एवरीवन? मेरे लिए ये बेरर प्लांट नहीं है। अच्छा, आगे बोलता है प्लांट्स कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड देयर इज मोर देन रिमोट लाइकलीहुड दैट द एंटिटी विल आल्सो हार्वेस्ट एंड सेल द प्लांट एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस other than the incidental scrap sales. For example, trees that are cultivated both for the fruit and the lumber. अब मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, कई जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है ट्रीज दैट आर कल्टिवेटेड बोथ फॉर द फ्रूट एंड लंबर। बेस्ट एग्जाम्पल, मैं तुम्हें इससे अच्छा एग्जाम्पल ही दे सकता बच्चा, शुगर केन। अब मैं तुम्हें शुगर केन की एक बार जरा सारी दिखाता हूं। ये देखो, अब ये शुगर केन की ट्री और उस सॉर्ट ऑफ ट्री है बेटा, थोड़ी सी ट्री और क्या है, ठीक है। अच्छा चलो ये लो, ये शुगर केन, उसको डंडा देखना पसंद है तो बेटा अब यहां पर बेटा ये अल्टीमेटली है तो ट्री, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ट्री है बच्चा, ये पूरी की पूरी कट जाती है, इसका लंबर यूज किया जाता है, इसकी जो प्लांटेशन है भाई, अगर सपोज कर लो, हम इसको भी सपोज कर लो बेटा, इसको हम किसी को भी यहां पर आप देखोगे ट्री कह सकते हैं, ये प्लांट की तरह ग्रो होता है। मुझे एक बात बताओ बेटा, प्लांट की तरह ग्रो होता है, इसको बाद में हम काट देते हैं, इसको हम ग्रो किसके लिए करते हैं? हमने पूरे प्लांट के लिए यूज करना है, इसको पूरा प्लांट ही काट देना हमने इसका। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अल्टीमेटली क्या ये बेरर प्लांट की कैटेगरी में आ सकता है? नहीं। अच्छा, कुछ ऐसे सपोज कर लो पेड़ होते हैं, जैसे आपको शायद पता होगा जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ क्या होता है बेटा, तुम्हें शायद पता होगा, उसमें जामुन छोटे छोटे पेड़ होते हैं, उसमें एक बार जामुन आता है, उसके बाद जामुन नहीं आता। हम उसको वहां क्या करते हैं, जामुन ग्रो करा, काटा, बाद में उसका लकड़ी का पोर्शन भी काट के बेच दिया। तो तुमने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक जामुन का पेड़ है, एग्जाम्पल लेते हैं भैया, सपोज कर लो भाई साहब तुम्हारे पास एक जामुन का पेड़ है, ठीक है। तुमने एक बार उसका जामुन ग्रो करा, जामुन को अपना निकाल के बेच दिया, साथ ही में लकड़ी का जो पोर्शन है उसका वो भी काट दिया, उसको भी बेच दिया। तो बेटा तुम तो इमीडिएटली उसको कट कर रहे हो, पूरे बेस से इसको कट कर रहे हो। सो क्या वो तुम्हारा बेरर प्लांट की कैटेगरी में आएगा? नहीं, वो तुम्हारे बेरर प्लांट की कैटेगरी में नहीं आएगा। अच्छा, जो एनुअल क्रॉप्स होते हैं, जैसे आपको पता है बाजरे का, गेहूं की जो खेती होती है, वो तो हर साल ही आपको पता है उगाते हैं, फिर उसको काट देते हैं, तो वो हमारे कभी भी बेरर प्लांट की कैटेगरी में नहीं आते। पहले मुझे बताइए बच्चा, सब लोगों को क्लियर है ये चीज? क्योंकि आधे बच्चे ना, याद रखना, इसी दुविधा में रह जाते सर क्या बेरर प्लांट है और क्या बेरर प्लांट नहीं है। क्योंकि हम लोग टर्म यूज करते हैं बायोलॉजिकल एसिड, बायोलॉजिकल एसिड AS10 में नहीं आता, बट हमारे को प्रॉब्लम कहां पर आती है भैया, बायोलॉजिकल नहीं आता, एग्रीड, बट जो हमारे बेरर प्लांट है वो AS10 में आते हैं। तो पहले अपने को ना केस स्टडी में क्वेश्चन ही ऐसे आएगा, आपको बोलेगा बताओ ये बेरर प्लांट है कि नहीं है। अच्छा नहीं बेटा, मैंगो ट्री का एग्जाम्पल बेरर प्लांट में चला जाता है, क्योंकि हम उसको, मुझे बताओ मैंगो आप ग्रो करके पूरा पेड़ काट देते हो? नहीं। तो फिर आप पेड़ को सब, बिकॉज मैंगो ट्री में ऐसा कभी नहीं होता कि आपने एक बार मैंगो उगाया तो दोबारा उसमें मैंगो आएगा नहीं। एप्पल ट्री ले लो, तुम एप्पल ट्री को क्या एक बार उसका बेस से उखाड़ देते हो? नहीं, तुम खाली उसके फल तोड़ते हो, फिर उसकी सेवा करते हो, फिर अगले साल फिर उसमें फल आते। यही होता ना भाई। जब आफ्टर सम टाइम करोगे तो आपने उसको स्क्रैप सेल की तरह कर दिया। बात समझ में आ गई? तो जब आपने उसको स्क्रैप सेल की तरह सेल कर दिया, फिर तो खत्म हो गया, फिर तो तुम्हारे बुक से AS10 खत्म हो गया। बेटा ऐसे ही तुम्हारा कोई फिक्स्ड एसेट भी तो होता है,
तुम एक घर में रह रहे हो, तुम्हारा वो सपोज बिल्डिंग में तुम्हारा काम हो रहा है, तुम्हारा ऑफिस है, तुम जब तक उस बिल्डिंग में काम कर रहे हो तब तक तुम्हारी बिल्डिंग वो क्या है तुम्हारे बुक्स में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। एक वक्त ऐसा आएगा भैया बिल्डिंग पुरानी हो गई, खत्म, बिल्डिंग को डिमोलिश कर दो, बिल्डिंग की बुनियाद खत्म हो गई भैया, बिल्डिंग खत्म हो रही है, बिल्डिंग को डिमोलिश कर दो। तो जब बिल्डिंग डिमोलिश कर दोगे तो वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में खत्म हो गया, फिर क्या बेचोगे, उसका मलबा। समझ रहे हो? तो वही चीज पेड़ का हिसाब है, जब तक पेड़ तुम्हें फल दे रहा है तब तक तुम्हारे लिए वो पीपीई है। जब फल देना बंद कर दिया, तुमने पेड़ को काट के बेच दिया, खत्म करा, स्क्रैप कर दिया, पीपीई खत्म। क्लियर होगी चीज? सही है ना, सही है। बेटा मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो जामुन का पेड़ होता है ना, वो एक ही बार जामुन देता है, उसके बाद वो पेड़ को पूरा काट दिया जाता है। अगर आपको जामुन वाला एग्जाम्पल नहीं अच्छा लगा तो आप शुगर केन वाला एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, क्योंकि शुगर केन में हर बार ऐसे होता है, वो ट्री की तरह ग्रो होता है, उसको प्लांट को 12-13 महीने पूरा ग्रो करते हैं, बाद में काट दिया जाता है और उसको पूरा बेस से काटते हैं, तो उसका तना भी नहीं रहता। बात समझ में आ गई? हाँ जी, और कुछ पूछना बेटा किसी ने? चलो अब समझो। हाउ एवर वेन बेयर प्लांट्स आर नो लॉन्गर यूज टू बेयर प्रोड्यूस, मतलब जब उनमें से फल निकलने बंद हो जाए, दे माइट बी कट डाउन एंड सोल्ड एज अ स्क्रैप, फॉर एग्जाम्पल फॉर यूज ऑफ फायरवुड, होता है ना, लकड़ी को आग लगाने के लिए वहां पर बेच देते हैं। सच इंसिडेंटल स्क्रैप सेल वुड नॉट प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम सेटिस्फाइंग द डेफिनेशन ऑफ बेयर प्लांट। तो मतलब पहले लाइन को समझो। कहते यार अगर तुमने प्लांट को बेच दिया, अब सपोज कर लो तुमने 10 साल पेड़ यूज करा, मैंगो ट्री है, अब मैंगो ट्री का सारा बुनियाद खत्म, तुमने क्या करा भैया, अब मैंगो ट्री को बोल दिया भैया मैंगो ट्री में से और मैंगो नहीं आने वाले, तो तुमने क्या करा, उसको अल्टीमेटली सेल ऑफ कर दिया काट के। अब वो तुम्हारा क्या है, स्क्रैप सेल है, वो तुम्हारा क्या है बच्चा, एक तरह से स्क्रैप सेल। अब मुझे बताओ जो तुमने स्क्रैप सेल करी है उसको पता है क्या मानते हैं, जैसे तुम अपनी कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सेल नहीं करते हो, इसी तरह से तुमने क्या कर दिया, तुमने एक तरह से अपना बेरर प्लांट सेल कर दिया। तो जैसे ही तुम बेरर प्लांट सेल करोगे, तुम्हारा AS10 से उसका सारा रिकॉग्निशन खत्म हो जाएगा। बच्चों ये कहानी क्लियर है? ठीक है, तो इट इज जस्ट लाइक यू आर सेलिंग, सपोज यू हैव अ बिल्डिंग, you have used the building for 10 years, 12 years, now you are selling it, so it will be finished from the books. Same goes like this. Suppose you had a tree you have used it for 10 years, now you're selling it, खत्म, you are cutting it down, उसकी लकड़ी को बेच रहे हो, tree is vanished, खत्म। बच्चों ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो वो एक तरह से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की सेल ही मानी जाती है। अच्छा, अब हमारे पास अगला मुद्दा आता है। देखो मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। मैंने आपको बेसिक क्या था कि इस एएस का काम क्या है। इस एएस का एक काम होता है, सबसे पहला ये देखना कि कौन से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को इंक्लूड करना है और कौन से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को इंक्लूड नहीं करना। जरा नींद खोल के सुनना बेटा। सबसे पहले आपको कैसे पता लगेगा कि ये फलाना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिकॉग्नाइज करना है? आप रिकॉग्निशन समझते हो, किताबों में दिखाना है। हाउ वी विल कम टू नो कि भाई मेरे को अब ये वाला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट किताबों में दिखाना है। और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है क्या, क्या चीज है? देखो एक सिंपल सी भाषा में बात करें, जैसे मैंने कुछ आपके लिए इमेजेस बनाई है। अब जैसे एक फैक्ट्री बिल्डिंग है, ये किस में चला जाएगा, प्रॉपर्टी। ये फर्नीचर है, फर्नीचर किस में चला जाएगा, इक्विपमेंट। जनरेटर किस में चला जाएगा, इक्विपमेंट नहीं, ये प्लांट में जाएगा। एक तरह से प्लांट है, मशीनरी का पार्ट है। ये एक ड्रॉर्स है ऑफिस के, ये किस में चला जाएगा, इक्विपमेंट। कंप्यूटर इक्विपमेंट में चला जाएगा। ये ट्रैक्टर या जेसीबी मशीन हो गई, ये प्लांट मशीनरी का पार्ट होता है, राइट। अच्छा ये बसेस हैं, ये बसेस भी किसका पार्ट है, ये प्लांट मशीनरी का पार्ट है। ये टेलीफोन, टेलीफोन किस में है, ये छोटा सा जेनसेट है बेटा, एक यहां पर छोटा सा जेनसेट, जेनसेट समझते हो, छोटा जनरेटर। एक बड़ा होता है, इसको जेनसेट बोलते हैं बेटा, छोटे जनरेटर को।
छोटा सा जेनसेट होता है ना, जैसे मान लो कभी मतलब आपके ज्यादा लोड नहीं है तो आपके ऑफिस में आपने जेनसेट लगवा लिया, तो उस केस में हाँ जी, जो छोटा सा जेनसेट है ये किस में जाएगा बेटा? इट कैन बी ट्रांसफर टू प्लांट और इक्विपमेंट एनी ऑफ द केस। वाई? बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ इक्विपमेंट। बच्चों इज दिस क्लियर? तो ये थोड़े से एग्जाम्पल्स दिमाग में रखिएगा। अपने को पहले ये समझना है कि हमारे लिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कौन सा है। समझो, इसको समझने के लिए ना मैं तुम्हें एक चीज बताने जा रहा हूं, इसको समझ लो। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपके लिए वो टेंजिबल आइटम्स होती हैं जिसको हम अपने पास रखते हैं, समझना बच्चा, जिसको हम अपने पास रखते हैं और उसको हम यूज करेंगे 12 महीने से ज्यादा। ठीक है, अपने पास रखेंगे मतलब हम ओनर हैं उसके, उसको अपने पास रखेंगे और हम उसको यूज करेंगे अपने पास 12 महीने से ज्यादा। ठीक है, किसके लिए? नंबर 1, हम उसको करेंगे बोलते फॉर द यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब या तो मैं इसको यूज कर रहा हूं कि मैं आगे अपने गुड्स बनाने में इसको काम पे लेकर आऊंगा। मतलब फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए मेरे पास कोई मशीनरी है। अब मशीनरी मेरे लिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का पार्ट है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि वो मैं आगे गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में काम पे लेकर आता हूं। कई बार क्या होता है, मैं लोगों को किराए पे देके उससे इनकम कमाता हूं। जैसे मान लो बेटा, अब आपके पास क्या है, आपके पास ये बसेस हैं। अब बसेस क्या करते हो, आगे रेंट पे दे देते हो, राइट? आपके पास सपोज कर लो बेटा जनरेटर, आपको पता है बहुत सारे लोग जनरेटर किराए पे देते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है भाई साहब, उसके फादर का मैंने पूछा बिजनेस क्या है, आप इमेजिन करो वो कितना अच्छा बिजनेस बना के रखा हुआ है। जितने भी बैंक्स होते हैं ना, बैंक्स, आपको पता है बैंक्स कैन नॉट बाय जनरेटर्स। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है, उन लोग कोई भी चीज ओनरशिप नहीं ले सकते। बैंक्स, जो बिल्डिंग्स होती हैं जहां पर बैंक के ऑफिसेज होते हैं, सब रेंटेड होती हैं। बैंक सेल्फ ओन्ड कभी नहीं कुछ कर सकता, आपको पता है, क्योंकि इसे भागने में आसानी होती ना, समझो ना। तो बैंक, हमारे इंडिया का लॉ ही ऐसा है, बैंक डूबेगा तो भागने में आसानी होती ना बच्चा। फिर किराए की चीज होगी तो बंदा छोड़ के भाग जाता है, ओनरशिप होगी तो पहले बेचनी पड़ेगी। बात को समझो, ठीक है? तो चलो, तो मजाक की बात है, बट चलो हमारे इंडिया का लॉ ही ऐसा है। बैंक की जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो बैंक के बाहर जनरेटर आपने देखा होगा बड़े बड़े लगे होते हैं। मैंने बोला सर फादर साहब काम क्या करते हैं? तो सर पापा ने सर 10-12 जनरेटर खरीदे हुए बड़े वाले, उसको बैंक को किराए पे देते। महीने का किराया कितना? 30,000 एक जनरेटर का, 25,000 एक जनरेटर का। मतलब 10 जनरेटर हो गए, 10 बैंकों को दे दिए, महीने का 2.5 लाख रुपया आ रहा है। काम करने की जरूरत क्या है? खाली उनका काम इतना है कि 25,000 30,000 के अंदर जो सर्विसिंग होती है वो उनकी तरफ से होती है। तो सर्विसिंग में कितना खर्चा आ जाता है जनरेटर के महीने की? और वैसे भी आना भी है तो वो तो आना है ज्यादा गर्मियों में, जो सर्दियां हैं 3-4 महीने की, उसमें वैसे ही आराम है। तो देखो बंदों ने काम क्या ढूंढे हुए हैं, सोचो। इसको कहते हैं दिमाग, राइट? तो ये बड़ा सही तरीका, तो मैं खुद हैरान हो गया। अब अगर सपोज कर लो भैया किसी ने जनरेटर किराए पे दिए हुए हैं, तो क्या उसके लिए वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है? हाँ जी है, क्योंकि ओनर तो खुद है। ये लीज पे नहीं दिए, किराए पे दिए। लीज मत समझ लेना इसको, बेटा बात समझ में आ रही है? तो आप सोचो, अगर मैंने किसी को रेंटल पे दे दिया या मैं उसको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज करता हूं, जैसे सपोज कर लो भैया मेरा पीसी है, मैं यूज कर रहा हूं। अब मेरा पीसी है, मैं अपने काम के लिए यूज कर रहा हूं, तो मेरे लिए इक्विपमेंट ही, मेरे लिए एसेट ही है। इसी की तो दाल रोटी खानी है। बेटा बात समझ में आ रही है? कभी कभार चिकन भी। चलो, तो भैया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 3 चीजों के अंदर आती है जिसको हम लोग अपने प्रोडक्शन या सप्लाई के लिए यूज करते हैं। नंबर 1, जिसको हम आगे लोगों को किराए पे देते हैं। नंबर 2, जिसको हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं। नंबर 3, और उसको हम 12 महीने से ज्यादा अपने पास होल्ड करते हैं। इज दिस क्लियर? गुड है सर। अच्छा, अब हम लोग को यहां पर एक चीज समझनी है कि अगर मैंने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए यूज करा है, ठीक है, तो उसको हम AS 10 में कैसे ट्रीट करते? देखो एक सिंपल सी बात करते। AS 10 कहता है यार तू एक काम कर, तू बिजनेस पर्पसेस के लिए, देखो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू यूजिंग ऑल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फॉर प्रोडक्शन ओनली। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम हर चीज भैया मशीन को ही प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बोलेंगे।
कोई भी तुम्हारा एसेट, फॉर एग्जाम्पल अब मेरा केस लो, मेरे को काम आता बड़ा प्रोजेक्टर। ये प्रोजेक्टर मेरे लिए क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है बेटा, ये मेरे लिए एसेट है। मैं किताबों में जब प्रोजेक्टर खरीदता हूं मैं दिखा देता हूं भैया मेरा फिक्स एसेट खरीदा मैंने। बेटा बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? अब दिस इज यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस। सो कहने का मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट विल बी इंक्लूडिंग ऑल दोज एसेट्स यूज फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक वैन खरीद ली, ठीक है, यहां पर सपोज कर लो गाड़ी की कोई फोटो है नहीं है, चलो सपोज कर लो बेटा मैंने एक वैन खरीद ली। वो वैन क्या करती है? वो वैन घर घर जाके मेरे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। ऑर्डर आ गया और मैंने क्या करा भैया, वैन लगा दी, चल भैया सारे अमृतसर में जा गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर। बेटा बात समझ में आ गई? सपोज कर लो बेटा मैंने मैंगो का काम शुरू कर दिया। मैंने क्या करा भैया, आम बेच रहा हूं मैं। अब मैं आम बेच रहा हूं तो मैंने क्या करा, मैंने एक वैन लगा दी। और वो वैन मेरे लिए क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का पार्ट है। अच्छा, फाइनेंस और अकाउंटिंग, पर्सनल एंड अदर फंक्शन ऑफ एंटरप्राइजेस, जैसे कंप्यूटर्स। अगर मान लो मेरे को कोई अकाउंटेंट बिठाना है, मान लो भैया शर्मा जी बैठे हैं, उनके सामने क्या लगा? कंप्यूटर। वो क्या है मेरे लिए? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। वो अलग बात है कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं पता नहीं। भैया सारे बच्चों को क्लियर है? ओके, अच्छा जी। अब सुनो, तुम लोग को मैंने एक पहली चीज क्या बताई थी? रिकॉग्निशन हमने करना है इस चैप्टर में। हमने रिकॉग्निशन समझ लिया कि कौन सी चीज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होती है, हमने ये पहले समझ लिया। दूसरा क्या बताया था? उनकी कैरिंग अमाउंट। अब कैरिंग अमाउंट के लिए पहले क्या चाहिए होती है? कॉस्ट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट? कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है बेटा, अगर हम यहां पर बात करें, कैरिंग अमाउंट इज कॉस्ट माइनस, तो मेरे को पहले कॉस्ट का पता लगेगा तभी तो मैं कैलकुलेशन करूंगा। सो कैरिंग अमाउंट इज कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो मुझे पहले कॉस्ट पता होनी चाहिए, मैंने कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है। सो क्या चीजें हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे? नींद खुली दीदी? हम क्या चीजें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे? सबसे पहले बेटा कॉस्ट के अंदर नंबर 1, जो तुमने एसेट खरीदा। मान लो मैंने एसेट खरीदा, बहन उठ के बैठ जाओ, ऐसे मत बैठो नींद आ जाएगी। तो जो यूं हम आराम लेना शुरू कर देते हैं ना बेटा, ये ठोडी पे सर रखकर ऐसे सो जाएंगे हम, ठीक है? सोना नहीं इसमें। अच्छा, सबसे पहले आपको एक बात नहीं, थोड़ी इज योर चिन, सॉरी, हाथ ठोडी पे रखकर, मैंने कह दिया थोड़ी पे सर रखकर, ठीक है ठीक है, नहीं सॉरी, मतलब हाथ थोड़ी पे रख के तुम सो जाते। और दूसरी बात पता है क्या है? कि जितने लोगों ने अपने हाथ निगे करे ना ग्लव्स ग्लोव्स डाल के, सब निकाल दो बेटा, ठंड लगेगी तो नींद नहीं आएगी। जहां पर हम लोग को इस मौसम में क्या होता है, इस मौसम में क्या होता है बच्चा, जैसे हम थोड़ा सा हम वार्म फील करते हैं ना तो नींद आनी शुरू हो जाती है। और ये सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है? चलो, किसने ग्लव्स तो नहीं डाले हुए? वो तो टोपी भी डाल कर आई है। दीदी आपको देख के तो ऐसा लग रहा है बाहर बर्फ गिर रही हो। हम तो कश्मीर की वादियों में बैठे जैसे। वो इतनी ठंड नहीं है माता, इट्स ओके। नहीं नहीं, आप एक काम करा करो, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। 15 किलो बादाम रोज खाने शुरू कर दो, 10 किलो काजू, 15 किलो बादाम। आप चिकन या एग खाते हो? खाते हो? तो दिन के 10 अंडे शुरू कर दो, ठंड नहीं लगेगी। मैं वादा करता हूं दीदी, दिन के 10 अंडे शुरू कर दो। मैं विंटर्स में दिन के 12 से 14 अंडे खाता हूं, गर्मियों में 10 से 12 खाता हूं, ठीक है? मैंने ये देखो पतली सी टी शर्ट डाली हुई है खाली, ये एक तरह से ये जिम जैकेट है जिसको हम बोलते हैं। तो दीदी ठंड नहीं लगती होती अगर हम अच्छा सामान खा रहे हैं तो कल घर जाके ही क्या करना है आपने? 12 उबले अंडे खाने, ठीक है? आज नहीं, आज 6 खा लेने, चलो आज आधा दिन निकल गया। 12 इकट्ठे नहीं खा जाने, 3-3 4-4 करके, ठीक है? फिर आगे हम इकट्ठे बहन भाई पंजा लड़ाएंगे, देखना कैसे बॉडी में ताकत आती है। ओके, ओ यार ढकनो, तुम सारे जवान बच्चे हो, तुम लोगों को तो ठंड लगनी नहीं चाहिए इस टाइम पे। वो देखो
गजनी को देखो, वो हुड डाल के बैठा हुआ है सर पे, तो ऐसे बैठा हुआ ऐसे, पता नहीं बस अभी हवा लगी तो लगी। ओके सुनिए, तो बच्चा हम लोग यहां डिस्कस कर रहे थे एक छोटा सा पॉइंट। भाई साहब इनिशियली एक्वायर, मतलब सपोज कर लो मैंने एसेट खरीदा 1 लाख रुपए का। अगर मैंने 1 लाख रुपए का एसेट खरीदा, मान लो मैंने 1 लाख का खरीदा, मेरी वो कॉस्ट आ गई। अगर मान लो मैंने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को बनाया और बनाने में बच्चा सपोज कर लो मेरे 50,000 खर्चा लग गए, मेरी कॉस्ट का पार्ट है। अच्छा अब अगर सपोज कर लो मैंने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बना लिया, कुछ साल यूज कर लिया, मान लो बेटा एक मैंने मशीन खरीद ली, मशीन का एक मेजर पोर्शन खराब हो गया, मैंने उसमें एक नया पार्ट डलवा दिया, तो बेटा वो मेरे एसेट की कॉस्ट में ही जाएगा। याद करो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लो भैया प्रोजेक्टर है, किसी बच्चे की बददुआ लगी, खराब हो गया, मैंने किसी को डांट दिया तो प्रोजेक्टर क्या हो गया, खराब, क्या उसका बल्ब सड़ गया। अब मुझे बताइए प्रोजेक्टर में जो मैं नया बल्ब डलवाता हूं तो क्या वो बल्ब मेरे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट में जाएगा? हाँ जी, क्योंकि वो मेजर पार्ट है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे सपोज कर लो बेटा तुम्हारी गाड़ी का इंजन खराब हो गया, तुमने गाड़ी का इंजन चेंज करा लिया, बात समझ में आ रही है? तो इंजन एक मेजर पोर्शन होता है, तो अगर तुम कोई उसमें ऐड या रिप्लेस करते हो एक पार्ट को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के, तो वो भी अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके ऊपर बहुत धांसू प्रैक्टिकल्स भी आएंगे कि हम एसेट को रिप्लेस कर रहे हैं या एसेट के ऊपर एडिशंस कर रहे हैं, तो ये बहुत धांसू प्रैक्टिकल भी आने वाले हैं, इसके ऊपर याद रखना। अच्छा तुम लोग को समझ में आ गया बेटा कॉस्ट में क्या 3 चीजें इंक्लूड करनी है? अच्छा सबसे पहले what are the conditions for recognizing cost of an item of property plant equipment as an asset? तो मतलब सबसे पहली बात, एक मैं खर्चा कर रहा हूं, उस खर्चे को मैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट कब मानूंगा? तब मानूंगा अगर सबसे पहले उसको मैं ढंग से कैलकुलेट कर सकूं। पहले इसको पढ़ लो। अगर मान लो मैंने बल्ब लगा दिया प्रोजेक्टर में, मुझे पता नहीं बल्ब है कितने का, मेरे को वैल्यू नहीं समझ में आ रही बल्ब की, उसको मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, तो क्या मैं उसको प्रोजेक्टर की कॉस्ट में ऐड कर सकता हूं? नहीं। सो इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू शुड बी एबल टू ऐड द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट। दूसरा, वो तुम्हें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, मतलब यह बात पक्की है कि तुम्हें उसका एक फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। सो ये भी बहुत जरूरी है भैया, एक तो तुम्हारे को तुम उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर पाओगे, दूसरा तुम्हें वो कोई ना कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट पक्का देगा। सो अगर तुम्हें कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है उस खर्चे को करके, तुम्हें पता ना कॉस्ट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर वो होती है जो तुम्हें फ्यूचर में बेनिफिट देती है। एसेट के ऊपर कभी पैसा खर्चा करोगे तो एसेट हमेशा लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है ना, तो वही कहानी है। अच्छा एक मिनट, यहां तक कोई डाउट? कॉस्ट कैलकुलेट कर सको? सपोज कर लो तुमने कोई मशीन का स्पेयर पार्ट चेंज कर लिया, बट तुमसे उसकी मशीन की कॉस्ट अलग से कैलकुलेट नहीं हो रही, या स्पेयर पार्ट की तुम कॉस्ट नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, तो कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तभी तो ऐड करोगे ना भाई, राइट? अच्छा सबसे पहले हम लोग जब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को या पीपीई को उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हम उसकी कॉस्ट को कैसे ऐड करते हैं, कितना ऐड करते हैं, कैसे उसको इनिशियली कैलकुलेट करके ऐड करते हैं? देखो सिंपल सी बात है, आप पहले क्वेश्चन को समझो। कौन सी चीज एसेट की कॉस्ट में ऐड कर ली जाती है? कौन सी चीज एसेट की कॉस्ट में ऐड कर ली जाती है? देखो हम लोग कोई भी पैसा अगर पे करेंगे, सपोज कर लो अभी मैंने क्या करा, मैंने सपोज कर लो बेटा एक कंप्यूटर खरीदा, उसके बदले मैंने अगर उसको पैसे दिए सपोज 50,000 रुपए, तो 50,000 मेरी क्या हो गई, उस एसेट की कॉस्ट हो गई। एग्रीड? मैंने कोई भी कंप्यूटर खरीदा,
और मैंने उस कंप्यूटर की कॉस्ट इनकर कर दी 50,000 रुपए। बेटा बात समझ में आ रही है? दूसरा, फेयर वैल्यू ऑफ द अदर कंसिडरेशन गिवन टू एक्वायर एन एसेट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन। अर्थात कई बार होता है हम लोग बार्टर सिस्टम में लेकर आते हैं। यू नो व्हाट इज बार्टर सिस्टम? मतलब मैंने क्या करा, मैंने सपोज कर लो, आजकल स्कीम नहीं आती भैया, पुरानी गाड़ी देकर नई गाड़ी खरीद लो। मान लो मेरे ऑफिस में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वैन का एक, मेरे पास पुरानी वैन पड़ी हुई थी, मेरे को भैया कंपनी वालों की स्कीम आ गई कि आप एक काम करो, पुरानी वैन जो है तुम्हारा कैरिंग अमाउंट तुमने किताब में देखा उसको ₹1,00,000 की है, तुमने क्या करा भैया, तुमने उसके बदले नई वैन खरीद ली। अब नई वैन खरीदी और नई वैन सपोज कर लो 3,00,000 की है, तो तुमने उसके बदले एक्सचेंज कर ली और 2,00,000 तुमने कैश में पे कर दिया। तो तुम्हारे लिए नई वैन कितने की है? 2,00,000 कैश, 1,00,000 पुरानी वैन। 2,00,000 कैश, 1,00,000 पुरानी वैन। सो कहने का मतलब कई बार क्या होता है, हम लोग जो पुरानी वैन देते हैं ना, या मतलब पुराना एसेट देते हैं, उसकी फेयर वैल्यू चेक कर ली जाती है। क्योंकि सपोज कर लो बेटा, कई बार ऐसा भी होता है, छोटा सा एग्जांपल दूंगा तुम लोग को। सपोज कर लो भाई मेरे, मान लो एक गाड़ी थी मेरे पास, कार का मॉडल था एक्स, उस गाड़ी की कैरिंग अमाउंट सपोज कर लो 1,00,000 रुपए थी, बट मार्केट में जब बेचने गया तो पता लगा सिर्फ 80,000 ही मिलेगा। मैंने उसके बदले एक न्यू कार वाई खरीद ली, न्यू कार वाई, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है न्यू कार वाई की, वो सपोज कर लो 7,00,000 रुपए है, 7,00,000 रुपीज है। तो मेरे को न्यू कार 7,00,000 की पड़ी, उसमें से 80,000 की मैंने ओल्ड कार दे दी और बाकी मैंने कैश में दे दिया। तो ये मेरा टोटल कॉस्ट हो गया 7,00,000। 7,00,000 में से 80,000 की नई गाड़ी, पुरानी गाड़ी, और बाकी मेरा कैश में। बेटा पॉइंट समझ में आया? ठीक है। तो होता क्या, कई बार हम लोग एसेट को ना एक्सचेंज करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक्सचेंज करना एसेट को। तो उस केस में जो ओल्ड एसेट होता है, ओल्ड एसेट को जिस पे तुमने एक्सचेंज करा है, उसकी जो फेयर वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू? फेयर वैल्यू जो होती है, उसको कंसिडर किया जाता है कॉस्ट कैलकुलेशन में। अच्छा, वेयर एप्लीकेबल द अमाउंट attributed to that asset when initially recognized in accordance with the specific requirements of the other accounting standards। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम लोग क्या करते हैं भाई, कि दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देखना पड़ता है। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा भाई, बोलता है अगर जरूरत पड़ती है तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, कई बार अगर तेरे को सपोज कोई, मान लो तेरे प्रॉपर्टी लीज पे दी है, अब प्रॉपर्टी लीज पे दी है तो भैया उसके लिए कौन सा एएस लग जाता है? एएस 19। ठीक है। तो उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए अगर तेरे को एएस 19 की कोई प्रोविजन फॉलो करनी पड़ती तो कर ले, वो ये कहना चाहता है। तो बोलता है अगर उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए भाई तुझे कोई दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो करना पड़ता है तो तू कर सकता है। प्रोविजंस ऑफ अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन आल्सो बी यूज्ड। सो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए पहले तुम कंसिडर करोगे तुमने कितना पैसा दिया, अगर उसके बदले कोई एसेट दिया तो वो एसेट, और अगर तुम्हें लगता है कि कोई दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करके भी तुम्हें कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है तो कर लो। बच्चों, इज दिस क्लियर? सारे बच्चों को क्लियर है? गुड। अच्छा, अब मजे की बात, धीरे धीरे हमारी बैटरी डाउन होती जा रही है ना बेटा? अभी तो और मजा आएगा। हम एक प्लान करते हैं, मैं तुम लोग को ना नोट सारे करवा देता हूं, ठीक है, और बाद में, बट तुम लोग पे बेटा ट्रस्ट करने वाली बात है। क्या मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूं? कि देखो मैं चाहता हूं नोट्स तुम्हारे फोन पे ना रहे, कॉपी पे उतरने चाहिए नोट्स, तो बेनिफिट है। तो क्या तुम लोग के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है अगर नोट्स में तुम्हें ऐप में डाल दूं तो तुम लोग उसको घर पे कॉपी पे निकाल लोगे? यहीं पे करेंगे, मतलब ट्रस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। समझ गए?
आप लोगों को पता है ढक्कन, मैंने आपको ये एएस कराने के लिए ना मैंने अगली क्लासेस की छुट्टी करी हुई है। मैंने कहा पता नहीं 4 बजे 5 बजे पता नहीं कितने बजते बट खत्म कराना है इसको। तो बेटा एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने इसीलिए छुट्टी करी थी कि जितना भी टाइम लगे लगाओ, पर ये सारे नोट्स कुछ नहीं बेटा, 44 पेजेस हैं, अभी 17 पे पहुंचे हम लोग। यदि मैं हर बार रोज तो छुट्टी तो करूंगा नहीं। आज मैंने अपनी अगली क्लासेस सारी ऑफ करी हुई हैं इसी चक्कर में, बिकॉज मैंने कल ही प्लान कर लिया था कि ये सारे नोट्स एक ही दिन में कराने हैं। देखो जितना कि आप लोग को खुद पे भरोसा है, मैं क्या करूंगा, मैं चाहता क्या हूं, देखो बच्चा एक चीज याद रखो, ये नोट्स ना तुम लोग फोन पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम लोग कभी पढ़ोगे नहीं उसको, कभी भी नहीं पढ़ोगे। कॉपी पे लिखे होंगे ना तो तुम देखो कैसे पक्के तरीके से तुम्हें याद होते हैं। और मैं तुम्हें एक चीज वादा करता हूं, तुम लोग ये नोट्स पढ़ लो, उसके बाद डिटेल में काम तुम्हारा 50% खत्म हो जाएगा। तुम लोग देखोगे 50% में तुम्हें कह दूंगा सेल्फ स्टडी वहां से पढ़ लो, समरी नोट्स वहां से पढ़ लो, और हम लोग को डिटेल जो बुक से करना है वो खाली क्या करना है, केस स्टडी। वैसे भी अगर आप देखोगे मेरी बुक पे ना मैंने मैक्सिमम इसमें प्रैक्टिकली डाला हुआ है। मेरी बुक में मैंने थ्योरी उड़ा दी है इस चैप्टर की, इसलिए थ्योरी उड़ा दी बिकॉज मैंने सारी थ्योरी समरी में कवर कर दी है। तो ये एक बार जान लगेगी इसमें, बड़े जान लगी बेटा, तुम्हारा वेटेज बहुत है इस एएस का, ठीक है, और ये एएस है बड़ा इंपॉर्टेंट, तो इससे तुम्हें समझ में आएगा। तो हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी आज। अब एक काम करो, बाजार से 10-15 चिप्स के पैकेट, ठीक है, वो ले आओ, बैठ के खाई जाओ और नोट्स चलाई जाओ। ओके, हाँ अगर कोई बच्चा बेहोश हो गया तो एम्बुलेंस का अरेंजमेंट मैं कर दूंगा। चलो आगे सुनो, इन लोगों ने तो अभी से पैकेट खोल लिए हैं। हाँ जी, चाय मांग रहा है, हाँ लगता भी चाय वाला ही है ये। आप एक काम करो बेटा, मैं सबको चाय पिला दूंगा, बट आप जितना मैंने आज पढ़ाना उतना पढ़ के जाना। चलो वादा रहा, सबको चाय मैं पिलाऊंगा, ठीक है, चाय मैं पिला दूंगा, मैं बोल दूंगा अपना स्टाफ चाय लेकर आएगा सबके लिए, चाय मैं पिला दूंगा सबको। और बोलो, ठीक है, चलो बेटा आप तो खाओ, आपका शरीर बड़ा, आपको जरूरत भी ज्यादा है। ओके, तो भैया ये था हमारा छोटा सा बकवास सा ब्रेक। अब आ जाइए वापस पढ़ाई पे। भाई साहब चुपचाप सुनते जाइए और अच्छे से सुने। What are the various components of the cost incurred on property, plant, equipment to be recognized an asset? मतलब पहले बात को समझो, मैंने वहां पर कौन से कॉस्ट के पार्ट को, कौन से कॉस्ट के हिस्से को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर ऐड करना है। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में मैंने जो जो खर्चे करे, कौन कौन से खर्चे मैंने उसमें इंक्लूड करने, सिंपल सी बात है, कौन कौन से खर्चे उसमें इंक्लूड करने। कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट मतलब कौन से खर्चे उसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर इंक्लूड करने। समझो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल के लिए तुम लोग को आना चाहिए। तुम्हें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल में आएंगे, तुम्हें बोलेगा एसेट की कॉस्ट निकालो, तो तुम्हें याद रहना चाहिए, तुम्हें वहां पर क्या होगा 10-12 आइटम्स लिखी होंगी, उसमें से कुछ कॉस्ट लेनी है, कुछ कॉस्ट नहीं लेनी। तो जो नहीं लेनी वो मैं तुम्हें भी एक्सक्लूड करा दूंगा, और जो लेनी है वो तुम्हें इंक्लूड कर दूंगा। तो मैंने लिस्ट में सारा कुछ डाल दिया। ये क्लियर है, सुनते जाओ। सबसे पहली बात उसका परचेज प्राइस। परचेज प्राइस में जितने भी इंपोर्ट ड्यूटीज टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस शुड बी नॉन रिफंडेबल, ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट काट के, समझ गए। एसेट खरीदा, एसेट को खरीदने के टाइम कोई टैक्सेस पे करे, ठीक है, अगर टैक्सेस पे करे साथ में कोई ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट में माइनस करूंगा, ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट में माइनस कर दूंगा। कोई भी कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है एसेट को अपने प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए, अर्थात इस पॉइंट को समझो,
मान लो बेटा मैंने ना एक मशीन खरीद ली, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेकेंड फ्रेश पेज ले आते हैं। बेटा मान लो मैंने एक मशीन खरीदी, भैया मशीन जो है सपोज कर लो इस टाइम पे फगवाड़ा में है। मेरी जो फैक्ट्री है सपोज कर लो भाई साहब फैक्ट्री मेरी अमृतसर में है। अब बताओ फगवाड़ा से मशीन अपने आप चल कर आएगी? नहीं भाई साहब, इसको मेरे को अपनी फैक्ट्री में लाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे फ्रेट इनकर करना पड़ा। फ्रेट मान लो मुझे लग गया 10,000 रुपए का, ठीक है। अच्छा अब अगर सपोज कर लो बच्चा फैक्ट्री में लाकर मशीन को इंस्टॉल कराना पड़ा, जमीन पे इंस्टॉल करवाना पड़ा मशीन को, एक्सपर्ट बंदे बुलाए, इंस्टॉलेशन के सपोज कर लो 10,000 और लग गए, तो क्या ये जो 20,000 मैंने खर्चा करा है क्या ये मेरे मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा? हां जी होगा, डेफिनेटली होगा। तो क्या ये मेरे मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा? 101% होगा, क्योंकि ये मेरे मशीन की कॉस्ट में ऐड मुझे करना पड़ेगा, इसके बगैर मेरी मशीन आगे नहीं जाएगी। याद रखना, तो मशीन को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए जो मैं खर्चे करूंगा सब मैं मशीन की कॉस्ट में ऐड करता जाऊंगा। Initial estimate of the cost of dismantling, removing the item of property, plant, equipment and restoring the site in which it is located, referred to as decommissioning, restoration and similar liabilities, the obligation for which an enterprise incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for the purpose other than to produce inventories during that period। क्या लाइन आप फटाफट पढ़ गए भैया, सिंपल सा एग्जाम्पल सुनो। ये लाइन बड़ी सिंपल है, क्या कहना चाहता हूं, सपोज कर लो बेटा यहां पर मशीन फगवाड़ा में थी, पहले मुझे मशीन को वहां से ना डीकमीशन करवाना पड़ा, मतलब पहले मशीन जमीन में वहां लगी हुई थी, बहुत सारी जो बड़ी मशीन रहती है जमीन में इंस्टॉल कर देते, तो भैया जमीन में लगी हुई थी मशीनरी, मेरे को पहले उसको डीकमीशन कराना पड़ा, वो डीकमीशन कराकर मैंने उसको निकाला, मैंने निकाल कर उसको अपनी फैक्ट्री में लेकर आऊंगा मैं, तो उसको निकालने का भी खर्चा होता है। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल भैया तुम्हारी एक बिल्डिंग है, तुम्हारी एक बिल्डिंग है, छोटा सा एग्जांपल, तुम्हारी एक बिल्डिंग है भाई साहब, जो तुम्हारी बिल्डिंग है ना, कई बार क्या होता है बिल्डिंग तुम्हारी पुरानी हो गई, दिस इज ओल्ड बिल्डिंग, तुमने इसको तोड़ के नई बिल्डिंग बनानी है, कहते हैं ना रीस्टोरेशन, तो तुमने क्या करा, तुमने उसको रीस्टोर करा है, तुमने उसको रीस्टोरेशन करा है, तो दोस्तों ये सारा जो रीस्टोरेशन कॉस्ट है ये अल्टीमेटली तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा खर्चा है। डिसमेंटलिंग, रीस्टोरेशन, ये सब तुम्हारा खर्चा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले मैंने पुरानी बिल्डिंग तोड़ी, उसको तोड़ने का मेरा 1,00,000 रुपया लग गया, उसका मलबा वगैरह सफाई कराने का, क्या वो 1,00,000 रुपया मेरी न्यू बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा? डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे सारे बच्चे, अगर मैं उसको डीकमीशन रीस्टोर कराता हूं तो वो जो सारा मेरा खर्चा होता है, याद रखिएगा वो सारा का सारा मेरा अल्टीमेटली एसेट की कॉस्ट में जाता है। अच्छा अब अगर सपोज कर लीजिए जो लाइन लिखी है, और एज अ कंसिक्वेंस ऑफ हैविंग यूज्ड द आइटम ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड फॉर द पर्पस अदर देन टू प्रोड्यूस इन्वेंट्रीज, मतलब अब अगर सपोज कर लो जैसे एक मशीन है, मैंने मशीन को अभी अनइंस्टॉल नहीं कराया, मैंने कहा यार 3 महीने बाद कराऊंगा, 3 महीने इसकी इन्वेंट्रीज अभी इसमें से और प्रोड्यूस करने दो, कुछ और सामान प्रोड्यूस करने दो, तो 3 महीने के बाद अगर मैं डीकमीशनिंग कराता हूं तो ये 3 महीने के वेटिंग के कुछ खर्चे पड़ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 महीने बेटा वेट करा तो मशीन को मेंटेन करने के कुछ खर्चे पड़ जाते हैं। अब बताओ वो जो खर्चे हैं क्या वो मैं अपने नए एसेट की कॉस्ट में ऐड करूंगा? नहीं, क्योंकि बेटा ये कोई जरूरी नहीं है मेरे को नए एसेट के लिए, ये मैं क्या कर रहा हूं, पुराना वाला सेलर था मशीन का, उसने बोला सर 3 महीने के बाद मैं मशीन बेच दूंगा, 3 महीने आप मशीन को मेंटेन कर लो, उस पर जो इन्वेंट्री आएगी वो आप मुझे दे देना। बच्चा सपोज कर लो 3 महीने मैंने आपसे मशीन खरीद ली, मैंने आपको बोला कब उठवाओ मशीन, आपने बोला सर 2-3 महीने रुक जाओ, मेरे को 2-3 महीने थोड़ा मशीन पे और काम है, उसके बाद आप मशीन उठवा लेना। अच्छा मशीन पे कुछ सर्विसिंग या कुछ रिपेयर का खर्चा लग गया, कुछ खर्चे लग गए, उस दौरान क्या हो गया कि आप अपनी इन्वेंट्री प्रोड्यूस कर रहे हो,
उसका खर्चा लग गया। अब वो जो खर्चा सपोज मैंने पे करा बिकॉज मैं ओनर हूं, अब बताओ वो जो खर्चा अगर मैंने पे करा है तो क्या वो खर्चा जो मैं एज एन ओनर पे करता हूं, क्या मैं उसको भी मशीन की कॉस्ट में ऐड कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर डीकमीशनिंग ऑफ मशीन। तो यही वो कहना चाहता है, बोलता है अदर देन टू प्रोड्यूस द इन्वेंट्रीज ड्यूरिंग दैट पीरियड। मतलब अगर सामने वाला सेलर कहता है कि भैया मैं एक काम करता हूं कि मैं 2-3 महीने आपने बाद में 2-3 महीने बाद मशीन उठानी है, तो मैं 2-3 महीने ना कोई इन्वेंट्री निकाल लेता हूं, उसमें से मशीन को यूज कर लेता हूं। मैंने कहा चल निकाल ले यार, कोई बात नहीं। उस 2-3 महीने का दौरान मुझे खर्चा पड़ जाता है, वो खर्चा क्या मैं अपने एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करूंगा? नहीं करूंगा। बात समझ में आ गई? हाँ, वो मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएंगे, वो सारे मेरे रेवेन्यू एक्सपेंस चले जाएंगे। एग्जैक्टली मतलब दैट विल नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ माई मशीन। अंडरस्टूड? सो मेरा कहने का मतलब होता है जो मेरी मशीन की नई कॉस्ट है, जो न्यू मशीन जो मैं बाय कर रहा हूं, उसकी कॉस्ट में मैं 3 चीजें ऐड करता हूं। एक, परचेज प्राइस, टैक्सेस, ट्रेड डिस्काउंट होगा तो लेस कर देना, रिबेट लेस कर देना। दूसरा, कोई भी कॉस्ट जो मैं मशीन को प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए करता हूं, जैसे फ्रेट इनवर्ट कहते हैं, ठीक है। तीसरा, कोई डी कमीशनिंग का खर्चा या डी इंस्टॉलेशन का खर्चा या डिसमेंटलिंग का खर्चा। बच्चों, इज दिस क्लियर? मैं लास्ट कॉल करो बेटा, ये क्लियर है? ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करूं, कौन से खर्चे डायरेक्टली मशीन की कॉस्ट में आते हैं? जैसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्लॉय बेनिफिट्स। देखो होता क्या है, सिंपल सी बात करें, AS 15 हम करेंगे, उसमें भी आपको ये बात बताई जाएगी। कोई भी खर्चा याद रखना, कोई भी खर्चा इंप्लॉय का, इंप्लॉय तुम्हारा किस लिए लगा था? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इंप्लॉय का काम क्या था भैया? इंप्लॉय क्या काम कर रहा था? इंप्लॉय काम कर रहा था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कंस्ट्रक्शन करने का काम कर रहा था वो। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कंस्ट्रक्ट करने का जो काम होता है, उस दौरान जो इंप्लॉय ने खर्चा करा, वो सारा खर्चा हमारी मशीन की कॉस्ट में आएगा। कहते हैं ना, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम कहते हैं ना बेटा, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वेजेस अगर आपने पे करी इंप्लॉय को, तो वो अल्टीमेटली किस में हो जाएगा? वो इंप्लॉय की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, मतलब सॉरी, मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। कोई भी साइड प्रिपरेशन, सपोज कर लो बेटा मैंने ना एक साइड पे बिल्डिंग बनानी है, एक जगह पे, मैंने वहां पर क्या करा, मैंने अपने स्टाफ को बोला, मैंने कहा चल भाई जमीन सफाई करवा सारी, साइट तैयार करा, यहां पे काम होना है। तो भैया वो साइट तैयार करा रहे हैं, उसको साइट तैयार कराने के सारे खर्चे वो भी हमारे एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैंने मशीन फगवाड़ा से अमृतसर लेकर आया, अमृतसर में मैंने मशीन रखनी है, मशीन मैंने अमृतसर में रखनी है, अमृतसर में मशीन रखूंगा तो बेटा उसको रखने के पहले जगह को मैंने क्या करा, जगह थोड़ी सी उबड़ खाबड़ थी, मतलब थोड़ी सी लेवल में नहीं थी, मैंने पहले सीमेंट का सारा प्लेटफॉर्म बनवा दिया उसके ऊपर। तो जो सीमेंट का प्लेटफॉर्म बनाने का खर्चा होगा वो भैया मेरी मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा, बिकॉज उसके बगैर मशीन उस पर आ नहीं सकती। आर यू अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम्पल्स? ठीक है। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, ऑब्वियसली मशीन डिलीवर करेगा भैया, स्टार्टिंग में बंदा लेकर आएगा मेरे पास और बोलेगा चलो जी मशीन को ऐसे ऐसे करके सेट करने का खर्चा, मशीन का प्लग इन करा, सारा कुछ सेटिंग करी, वो सारे खर्चे मेरे अल्टीमेटली मशीन की कॉस्ट में ऐड किए जाते हैं। हाँ जी, बैनर लगाते हो मतलब? बेटा बैनर मतलब आप कह रहे हो बोर्ड लगा देते हो कि दिस साइड इज ऑक्यूपाइड बाय दिस। हाँ ठीक है, वो भी चलेगा, वो भी आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली बेटा वो तुम्हारे एसेट का ही पार्ट हो गया ना। अब जैसे ये तो वही चीज हो गई, आपको याद होगा हमने एक चीज करी थी, नहीं शायद आप लोगों ने कराया था, मैं बताता हूं। जैसे सपोज करो कई लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं, आजकल देखोगे घर बनाते हैं, घर बन रहा है, वो क्या करते हैं, अभी खाली प्लॉट है और खाली प्लॉट पे वो क्या करते हैं, एक छोटी सी हट सी बना लेते हैं सीमेंट सुमेंट रखने के लिए। अब बताओ वो जो सीमेंट का खर्चा होता है, ये जो सारी हट का खर्चा होता है, ये हट का खर्चा आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट में आएगा? आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि तुम अपनी साइट तैयार कर रहे हो। लोग ऐसे करते हैं ना भैया, सपोज करो तुम एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करा रहे हो, फैक्ट्री तुम्हारी बहुत लार्ज स्केल एरिया में कंस्ट्रक्ट होनी है, अब सीमेंट रोज रोज तो आता नहीं है,
तो मान लो ट्रक आ गया, अब ट्रक का सीमेंट रखवाओगे कहां पर? तुमने एक टेम्पररी हट बना ली, टेम्पररी हट बनाई, वो टेम्पररी हट जो होती है बच्चा, वो तुम्हारे लिए क्या होता है? वो एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दैट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ योर एसेट। इज दिस क्लियर? अच्छा, फिर हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन एंड असेंबलिंग कॉस्ट। सारी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट, असेंबली की कॉस्ट, सारी की सारी टेस्टिंग की कॉस्ट। भैया होता ना कि मशीन जो है कोई अल्टीमेटली कोई सामान प्रोड्यूस कर रही नहीं करी, कई बार क्या होता है मशीन चलती नहीं है, हमने एक स्पेशली बंदा बुलाया। अच्छा मेरी बात को समझना, सपोज कर लो भैया कि मैंने एक मशीन खरीदी, ठीक है, सपोज कर लो मैंने एक मशीन खरीद ली। अच्छा, अब मशीन को बेटा टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट रन चलते ना मशीन के, मशीन ने टेस्ट रन के दौरान कुछ प्रोडक्ट बना दिया। अच्छा, वो प्रोडक्ट को मैंने सेल कर दिया, सेल करके पैसा आ गया। मान लो मशीन की कॉस्ट थी 1,00,000 रुपया, समझना, टेस्ट रन पे खर्चा लग गया 10,000, तो मशीन की कॉस्ट कितनी हो गई? 1,10,000। प्रोडक्ट बेचकर मुझे 5,000 आ गया, वो 5,000 तो मेरा रिकवर हो गया, तो मेरी मशीन की कॉस्ट कितनी रह गई? मेरी मशीन की कॉस्ट कितनी रह गई? 1,05,000। इज दिस क्लियर? ओके। प्रोफेशनल फीस, कई बार आप ट्रेनर्स और प्रोफेशनल्स हायर करते हो भैया मशीन को चलाने के लिए, इक्विपमेंट को चलाने के लिए, तो ये सारी चीजें हमारे कॉस्ट का पार्ट होती है। हाँ जी बच्चों, इज दिस क्लियर? लास्ट कॉल, इज दिस क्लियर? ठीक है, हम एक काम करते हैं भाई, ये हमारा 50% नोट्स कवर हो गए, हम यहां पे लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, ठीक है, थोड़ा ब्रेक लेकर अपने आप को रिफ्रेश करो, और रिफ्रेश करने के बाद भाई साहब हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, राइट? रिफ्रेश योरसेल्फ, और उसके बाद हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।